गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिवाशु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बर्न कि बर्न क्या होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। हमारा मेन फोकस है आज के टॉपिक में कि पैथोफिजियोलॉजी और बर्न क्या होती है। सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी को समझने से पहले हम बर्न समझ लेते हैं कि बर्न क्या होता है। बर्न एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जब भी हमारी बॉडी किसी भी हॉट सरफेस एरिया, किसी भी रेडिएशन या फिर किसी केमिकल के कॉन्टेक्ट में आती है, तो उसके बाद में जो हमारी बॉडी इंजर्ड और जो बॉडी के सेल्स टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? बर्न कहा जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि बर्न एक ऐसी कंडीशन होती है जब वो क्या किसी हॉट सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिकल करंट, रेडिएशन के कांटेक्ट में आने के बाद में जो हमारी स्किन में क्या आते हैं, रेडनेस आ जाती है, ब्लिस्टर आ जाते हैं, जो भी सारी ये चीजें दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स टिश्यू डिस्ट्रक्शन होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? बर्न। अब ये बर्न कैसा होता है? जिसमें हमारी एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, बोन, मसल्स, ये सारी चीजें क्या होती है? बर्न में इन्वॉल्व हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? बर्न कहते हैं। सो आफ्टर बर्न हम क्या देखते हैं? हमारा मेनली फोकस है आज के टॉपिक में पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न। अगर आप एमएसएन सेकेंड ईयर में हो तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंपलसरी ही है कि आपके एग्जाम में ये आएगा ही। सो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न। व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न? सबसे पहले आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी कोई पर्सन बर्न होता है तो उसमें क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, यह क्या क्या दिखाई देते हैं। तो हम किसमें देख रहे हैं कि उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या क्या अफेक्ट पड़ रहा है, उसका रीनल सिस्टम पे क्या क्या अफेक्ट पड़ रहा है, उसका जो हेपेटिक सिस्टम है उस पर क्या क्या अफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। वो सबसे पहले देखते हैं, जब भी क्या होता है मेजर बर्न होता है तो इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। यू आर ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी क्या होता है बर्न होता है तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है। जब भी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है तो दैट लीड्स टू, ये किस चीज को लीड करता है? इंक्रीज ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये क्या करता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस की कंडीशन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। क्यों? अब ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस अगर आपसे कोई पूछता है जीएनजी, व्हाट इज जीएनजी, तो जीएनजी इज अ फुल फॉर्म ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। जो जीएनजी है वो फुल फॉर्म है किसका? ग्लाइकोनियोजेनेसिस का। ये आपको हमेशा याद रखना। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है? मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें कि रिलीज होता है किसका? ग्लूकोज का, जिसको ही क्या कहते हैं हम? ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस जब भी हम क्या करते हैं? फूड इंटेक करते हैं तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होता है? हमारी बॉडी में क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पर? लीवर में, हमारे सेल्स में, टिश्यू में। तो वो ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ये प्रोसेस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो रही है। इसलिए क्या हो रहा है? जो ग्लूकोज जो हो रहा है ज्यादा बन रहा है, जिससे एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है। जब एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी तो दैट लीड्स टू इंक्रीज ऑक्सीजन नीड, जिसके वजह से ऑक्सीजन की नीड भी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ेगी। क्योंकि एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है इसलिए हमको क्या लगेगी? ऑक्सीजन की नीड भी ज्यादा बढ़ेगी। देन इसके बाद में दैट लीड्स टू इंक्रीज मायोकार्डियल डिप्रेसेंट फैक्टर। अब ये क्या होता है? मायोकार्डियल डिप्रेसेंट फैक्टर। मायोकार्डियल डिप्रेसेंट फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर आते हैं THFA एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके अंदर आते हैं THFA आते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं। ये क्या है? मायोकार्डियल डिप्रेसेंट फैक्टर होते हैं। ये क्या करते हैं? मायोकार्डियल को डिप्रेस्ड करने वाले क्या है? ये फैक्टर होते हैं। जब ये फैक्टर इंक्रीज होंगे तो दैट लीड्स टू इंक्रीज मायोकार्डियल इनसफिशिएंसी। मतलब कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसमें क्या नहीं होगा? ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि जो कोरोनरी आर्टरी में इनसफिशिएंसी आ रही है, मतलब कि सफिशिएंट अमाउंट में वहां पर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। दैट लीड्स टू, वो किस चीज को लीड करेगा? दैट लीड्स टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, जिसके वजह से हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है, हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब हार्ट प्रॉपरली पंप ही नहीं कर रहा है ब्लड को तो दैट लीड्स टू, वो लीड करेगा टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन इट मीन टू से कि वहाँ की जितनी भी सेल्स है ना ही वहाँ पर क्या ब्लड फ्लो हो पाएगा प्रॉपरली, ना ही वहाँ ऑक्सीजन मिल पाएगी प्रॉपरली, ना ही वहाँ पर किसी प्रकार के कोई भी न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, जिस
कंडीशन को ही कहा जाता है टिश्यू परफ्यूजन। जब कार्डिक आउटपुट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हार्ट पंप नहीं हो रहा है, तो टिश्यू परफ्यूजन होगा, सेल्स टिश्यू को न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से जो ब्लड है उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिस कंडीशन को ही कहा जाता है एसिडोसिस। आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि एसिड की मात्रा क्यों बढ़ रही है, एसिड क्यों ब्लड में ज़्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है, हर एक सेल्स को ना ही ऑक्सीजन मिल रही है, ना ही न्यूट्रिएंट मिल रही है, ना ही ब्लड सप्लाई मिल पा रहा है, जिसकी वजह से एसिडोसिस की कंडीशन क्या हो रही है, अकर हो रही है। इसके वजह से क्या हो रहा है, एसिडोसिस की कंडीशन अकर हो रही है। अब एसिड नॉर्मल कितना एसिडिक होना चाहिए, 7.35 होता है नॉर्मली। जो ब्लड का पीएच होना चाहिए वो 7.35 होना चाहिए। अगर 7.35 से अगर क्या हो रहा है, ब्लड का पीएच डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एसिडोसिस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले इंक्रीज हो रही है मेटाबॉलिक रेट। जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इंक्रीज होगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस होगा। ठीक है, जब ये ग्लूकोज बन रहा है, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, जिसके वजह से ऑक्सीजन की नीड बढ़ेगी। जब ऑक्सीजन की नीड बढ़ रही है तो जो मायोकार्डियल डिप्रेशन फैक्टर है ये इंक्रीज हो जाएंगे। जब मायोकार्डियल डिप्रेशन फैक्टर इंक्रीज होंगे तो इंक्रीज मायोकार्डियल इनसफिशिएंसी, मतलब कि जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। जब कोरोनरी आर्टरी में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं करेगा। जब हार्ट प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर रहा है तो सारे होल बॉडी जो है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होगी। जब सेल्स टिश्यू में प्रॉपर ब्लड सप्लाई ही नहीं होगी तो ना ही वहां पर ऑक्सीजन मिल पाएगी, ना ही वहां पर प्रॉपर ब्लड मिल पाएगा, और ना ही वहां पर प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे। ठीक है, जिसके वजह से हर एक सेल्स में क्या हो जाएगी, एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हम कहते हैं एसिडोसिस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। देन इसके बाद में और क्या इफेक्ट पड़ता है, जब भी मेजर बर्न होता है तो बॉडी से वाटर का लॉस हो जाता है। आपको हमेशा याद रखना है, मेजर बर्न में वाटर का लॉस होता है, दैट लीड्स टू, जब वाटर लॉस हो जाएगा तो उसी टर्म को क्या कहा जाता है, हाइपोवोलेमिया। हाइपो यानी कि किसी चीज का क्या होना, कम होना। जब वाटर का वॉल्यूम कम हो जाता है उसको ही कहा जाता है टर्म में हाइपोवोलेमिया कहा जाता है। और जब हाइपोवोलेमिया होगा तो क्या होगा, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। जो कार्डिक आउटपुट रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन आफ्टर दैट जब भी मेजर बर्न होता है तो ये हमारी हिपेटिक फेलियर, मतलब कि हमारे लीवर को कैसे अफेक्ट कर रहा है, हिपेटिक फेलियर कैसे कर रहा है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज केटाकोलामाइन रिलीज। ये क्या करता है, केटाकोलामाइन को रिलीज करना इंक्रीज कर देता है। अब ये केटाकोलामाइन क्या होते हैं, ये केटाकोलामाइन मोनोएमिन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं, डोपामीन आता है, नॉरएपिनेफ्रिन आते हैं और एपिनेफ्रिन आते हैं। जब इसका लेवल इंक्रीज होगा ब्लड में तो ये क्या करेंगे, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। जो ब्लड वेसल्स होती है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि अगर हम देख लेते हैं, सपोज ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हमारी इतनी बड़ी है, यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर ये ब्लड वेसल्स यहीं पे क्या हो जाए, नेरो हो जाए, तो यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, या फिर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएंगे, किसमें, ब्लड फ्लो में, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। जब वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो दैट लीड्स टू डिक्रीज स्प्लेनिक फ्लो। जब ये क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी स्प्लेनिक फ्लो को, जिसमें क्या होती है, जो हमारी इसमें क्या होता है, जो हमारी हेपेटिक वेन्स होती है उसमें ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसमें जो हेपेटिक वेन्स होती है उसमें ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो दैट लीड्स टू हेपेटिक हाइपोक्सिया, मतलब कि जो लीवर है उसमें हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाएगी। इट मीन टू से कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना, हाइपोक्सिया यानी कि लेक ऑफ ऑक्सीजन, और हेपेटिक लग गया यानी कि लीवर में हो रही है। हाइपोक्सिया की कंडीशन तो हो रही है, पर कहाँ हो रही है, लीवर में हाइपोक्सिया होगा। और जब लीवर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, हेपेटिक हाइपोक्सिया होगा, तो तभी क्या होगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हेपेटिक फेलियर की कंडीशन अकर हो जाएगी। अब हेपेटिक फेलियर क्या होता है, इसमें जो लीवर होता है, लीवर अनेबल हो जाता है परफॉर्म करने में उसका नॉर्मल फंक्शन, उसी को कहा जाता है लीवर फेलियर कहा जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि मेजर बर्न किडनी पे कैसे, ये लीवर पे कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो लीवर में सबसे पहले केटाकोलामाइन का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा ब्लड में। जब केटाकोलामाइन का लेवल इंक्रीज होगा तो वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इस डिक्रीज हो जाएगा स्प्लेनिक फ्लो, स्प्लीन में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। जब ब्लड फ्लो ही नहीं होगा तो क्या नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसके वजह से हिपेटिक हाइपोक्सिया होगा। और जब हिपेटिक हाइपोक्सिया होगा तो ये हिपेटिक फेलियर को कॉज करेगा। आई होप
आपको हेपेटिक में कैसे अफेक्ट कर रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दैट उसके बाद में आप देख रहे हैं रीनल सिस्टम, मतलब कि हमारी किडनी पे ये कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो किडनी में क्या होगा, जब केटाकोलामाइन रिलीज ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है तो वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, जब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो डिक्रीज रीनल फ्लो, जो किडनी का ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हुआ। रीनल ब्लड फ्लो जब क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, क्योंकि वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे भी वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेस नहीं मिल रहा है, एकदम छोटा स्पेस है तो यहाँ से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है। जब वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज रीनल फ्लो हो गया, किडनी में ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। जब किडनी में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो डिक्रीज जीएफआर, मतलब कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो रहा है तो दैट लीड्स टू रीनल फेलियर, जिसके वजह से ही रीनल फेलियर की कंडीशन अकर हो जाएगी। अभी रीनल फेलियर क्या होता है, इसमें जो हमारी किडनी होती है वो अनेबल हो जाती है फिल्टर करने में, किसको, वेस्ट प्रोडक्ट को, इसी को कहते हैं हम रीनल फेलियर। अब देख लीजिए किडनी में कैसा अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले केटाकोलामाइन इंक्रीज हुआ, जिसके वजह से इसने लीड किया वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। जब वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो क्या किया, इसने डिक्रीज कर दिया रीनल ब्लड फ्लो को। जब रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हुई। जब जीएफआर डिक्रीज हुआ तो रीनल फेलियर की कंडीशन अकर हुई। अब आई होप आपको किडनी में कैसे अफेक्ट कर रहा है आपको समझ आ गया होगा। अब जब भी मेजर बर्न होता है तो क्या होता है, इंक्रीज एड्रिनल सिक्रेशन। अब देखो एड्रिनल सिक्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या होती है, हमारी जो बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है किडनी, हमारी जो बीन लाइक स्ट्रक्चर है किडनी, यहाँ से क्या होती है, 2 यूरेटर्स निकलते हैं, देन यहाँ पे क्या होता है, ब्लडर होता है, ब्लडर से के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, यूरेथ्रा। तो इसके ऊपर हमने देखा था यहाँ पे क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, इसके ऊपर क्या होती है, यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड होती है। अब देखिए अभी ये एड्रिनल जो यहाँ पे जो एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज एड्रिनल सिक्रेशन। एड्रिनल ग्लैंड से अगर सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो दैट लीड्स टू इंक्रीज एल्डोस्टेरोन, तो ये एल्डोस्टेरोन के लेवल को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। जब किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, इससे इसका सिक्रेशन, एड्रिनल सिक्रेशन इंक्रीज होगा तो ये एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगी। जब एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो सोडियम रिटेंशन एंड पोटेशियम लॉस हो रहा है। सो अब सोडियम रिटेंशन और पोटेशियम लॉस मतलब कि किडनी में जो सोडियम है वो रिटेन रह जाएगा, किडनी में रह जाएगा, और पोटेशियम का लेवल जो है लॉस हो जाएगा, जिसके वजह से जो भी पर्सन सफर कर रहा है बर्न से उसको फटीग हो जाएगा और क्या हो जाएगी, उसकी मसल्स क्रैम्प होगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आफ्टर दैट जब भी क्या होता है, मेजर बर्न होता है तो डिक्रीज रेड सेल मास, मतलब कि जो आरबीसीज होती है, इरेथ्रोसाइट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ब्लड में डिक्रीज हो जाते हैं एंड दैट लीड्स टू एनीमिया। अब एनीमिया क्या होता है, जिसमें कि क्या होती है, हमारी जो आरबीसीज होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से सेल्स टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो उसी को क्या कहा जाता है, हमारे ब्लड में जब आरबीसीज की डेफिशिएंसी होती है तो उसी को एनीमिया कहा जाता है। आई होप आपको बर्न क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी, ये सिस्टम बाय सिस्टम कैसे अफेक्ट कर रही है, हार्ट में कैसे अफेक्ट कर रही है, किडनी में कैसे अफेक्ट कर रही है और हेपेटिक सिस्टम में कैसे अफेक्ट कर रही है। तो ये सारा था पैथोफिजियोलॉजी। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज का ये टॉपिक हमारा एंड हुआ कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है। आई होप आपको सारी पैथोफिजियोलॉजी समझ आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है पैथोफिजियोलॉजी में, कुछ पॉइंट समझ नहीं आते, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। एंड इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Have a nice day.